हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कल के चैप्टर में हम लोगों ने जो मेन वर्ब होता है उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया इसके बारे में पढ़ेंगे। सहायक क्रिया का यहाँ पर समझने के लिए मैंने आपके लिए लिखा है। क्रिया का मेन वर्ब मतलब हमने अभी जिसके आगे पढ़ा था मेन वर्ब मुख्य क्रिया के अतिरिक्त एक रूप और होता है। जैसे हमने वर्ब के प्रकार में पढ़ा था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो जो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के अतिरिक्त एक रूप और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, ये सहायक क्रिया कभी कभी मुख्य क्रिया का कार्य तथा कभी कभी विशिष्ट कार्य करती है। जो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। कभी कभी यह मुख्य क्रिया का कार्य भी करती है और विशिष्ट क्रिया का कार्य भी करती है, विशिष्ट कार्य करती है। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। इनकी संख्या 24 है। अब कौन कौन सी 24 है ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वेर, will, shall, have, has, had, can, could, may, might, should, would, must, ought to, used to, be, let, do, does और did। ठीक है, ये हो गए अपने 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो हो गए हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन है जो वर्ब्स वाक्य की मेन वर्ब के पहले आकर उसके टेंस अथवा मूड बनाने में सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो क्या होते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जो वाक्य के मेन वर्ब के पहले आकर उसके टेंस अथवा मूड बनाने में सहायता करते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम थोड़ा उदाहरण देख लेंगे, उसके बाद आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित। अब यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहले में सेंटेंस लिखे हैं, दूसरे में ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है और तीसरे में मेन वर्ब लिखा है। ठीक है, अब ये सेंटेंस है ही हैज़ कॉट कोल्ड। अब तो जो ये सेंटेंस है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज़ है, सहायक क्रिया है, और जो मेन वर्ब है वो क्या है, कॉट। ठीक है, अब सेकेंड नंबर का वाक्य है हीज फिंगर इज ब्लीडिंग। ठीक है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है। ठीक है, और जो मेन वर्ब है वो क्या है, ब्लीडिंग। तीसरा सेंटेंस लिखा है मैंने इट विल टेक सम टाइम। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल, और इसमें क्रिया क्या है, टेक। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस बनता है उसके लिए वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का होना भी आवश्यक होता है और मेन वर्ब का होना भी आवश्यक होता है। तो हमने ये वाक्य देखा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो मेन वर्ब के आगे आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आगे आया है। हमेशा जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमेशा मेन वर्ब के आगे ही लगता है। तो ये सेंटेंस है हमारे, इसको 3 कॉलम में बांट दिया था। तो इसके आधार पे यहाँ पर हमने निकाला है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और दूसरा होता है स्पेशल वर्ब मतलब विशिष्ट क्रिया। विशिष्ट क्रिया जो होती है स्पेशल वर्ब, इनको मॉडल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये नियमित रूप से काम में आती है, मतलब हम उसका यूज़ रेगुलरली किया करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके बिना टेंस नहीं बनते। जो टेंस होते हैं वो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बगैर नहीं बनते हैं। अब कैसे, तो जो यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया है, 5 कॉलम बनाया है टेंस, तो टेंस हमारे तीनों टेंस आ गए। अब जो टेंस होते हैं उनके भी 4 अलग अलग भाग होते हैं। तो यहाँ पर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस के रहते हैं सभी ये 4 भाग। जैसे प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे पास्ट का रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब जो जो हेल्पिंग वर्ब उनमें लगती है उसका मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसके इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया लगेगी डू और डस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगेगी इज, एम और आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा हैव और हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगेगा हैव बीन या हैज़ बीन। ठीक है। ये हो गए हेल्पिंग वर्ब। इनके बिना जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बिना टेंस नहीं बनते हैं, तो ये सहायक क्रिया इनमें लगती है। दूसरा पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा डिड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर। पास्ट परफेक्ट टेंस में लगेगा हेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगेगा हैड बीन। ठीक है। फ्यूचर की बात करते हैं हम। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में लगेगा विल या फिर सेल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लगेगा विल बी और सेल भी लगते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगेगा विल हैव बीन या सेल हैव बीन। ठीक है। ये सहायक क्रिया, इतनी सारी सहायक क्रियाएं जो टेंस है उसमें लगती है। अब हम बात करेंगे स्पेशल वर्ब यानी विशिष्ट क्रिया या मॉडल्स के बारे में। अब हम आते हैं स्पेशल वर्ब यानी मॉडल्स में। स्पेशल वर्ब क्या होते हैं? ये अपना विशिष्ट अर्थ रखती है और इनका विशिष्ट प्रयोग होता है। इनका प्रयोग विशिष्ट अवसरों पर किया जाता है। ठीक है। अब मॉडल्स या स्पेशल वर्ब क्या क्या हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, मस्ट, लेट, आउट टू और यूज्ड टू। ठीक है। अब हम जो मॉडल्स दिए हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और विस्तार से हम जब मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स का अलग से एक चैप्टर रहेगा हमारा, उसमें हम उसका विस्तार से पढ़ेंगे। पर अभी जो इनकी मेन यूज़ है वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें जान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कैन या कुड का प्रयोग। ठीक है। कैन यानी होता है सकना और जो कुड होता है वो कैन का पास्ट या भूतकाल के लिए इसका कुड का प्रयोग किया जाता है। कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग, उसका जब कैन का भूतकाल आता है तो इसका प्रयोग कुड का किया जाता है। ठीक है। अब कैन या कुड का प्रयोग। कैन का प्रयोग साधारणतः योग्यता या सामर्थ्यता के लिए प्रयुक्त होता है। किसी भी कार्य की योग्यता या सामर्थ्यता को प्रदर्शित करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल लिखा है आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूँ। अपनी योग्यता को बता रहा है कि मैं तैर सकता हूँ। दूसरा है ही कैन वर्क, वह कार्य कर सकता है। हम उसकी सामने वाले की सामर्थ्यता को बता रहे हैं कि वह कार्य को कर सकता है। अब कैन का प्रयोग और कहाँ पर होता है? कैन का प्रयोग नकारात्मक संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल है इसका इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता, मतलब नकारात्मक संभावना को हम व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। अब जो कुड होता है, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट या भूतकाल के लिए होता है। अभी हमने कैन के बारे में पढ़ा, कैन या कुड का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे उसका प्रयोग करना है। हम मॉडल्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसका डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा ही जान लो कि इनका प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है। अब हम मे और माइट का प्रयोग देखते हैं। मे यानी होता है सकना और कैन यानी भी होता है सकना। मे का प्रयोग अनुमति के लिए होता है और अभी हमने देखा कैन का प्रयोग किसके लिए होता है? योग्यता या सामर्थ्यता के लिए होता है। कैन का प्रयोग अनुमति के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल है यू मे गो नाउ, मतलब अब तुम जा सकते हो, अनुमति दे रहे हो उसे कि तुम जा सकते हो। उसके बाद मे आई कम इन,
अनुमति मांग रहे हैं यहाँ पर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो मे का प्रयोग कहाँ होता है, अनुमति के लिए। अब मे का प्रयोग और कहाँ पर होता है, मे का प्रयोग सकारात्मक संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। हमने केन में देखा था, केन का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, नकारात्मक संभावना व्यक्त करने के लिए, और मे का प्रयोग कहाँ हो रहा है, सकारात्मक संभावना व्यक्त करने के लिए। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मे का प्रयोग सकारात्मक संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, इट में रेन टुमारो, मतलब सकारात्मक भाव से वो बोल रहा है कल वर्षा हो सकती है। उसके बाद दूसरा, ही मे बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, मतलब सकारात्मक सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आया कल वर्षा हो सकती है, और दूसरा क्या था हमारा, वह घर पर हो सकता है। अब और क्या होता है, जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है अनौपचारिक अंग्रेजी में, इनफॉर्मल इंग्लिश मतलब अनौपचारिक अंग्रेजी में मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए व्यक्त होता है। अब इच्छा कैसे व्यक्त करते हैं, इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। उसमें है एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग, हम किसी के लिए इच्छा करते हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम दीर्घायु हो। मे सक्सेस बी यूअर्स, मतलब काश सफलता तुम्हारी हो। तो किसी भी चीज़ को हम इच्छा व्यक्त करते हैं, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। अब जो माइट है, ये वाला माइट का प्रयोग मे के पास्ट या भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हमने केन का पढ़ा था, केन का जो भूतकाल के लिए क्या प्रयुक्त होगा, कुड होता है, वैसे ही मे के भूतकाल के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुड और वुड के प्रयोग की। तो शुड का प्रयोग कर्तव्य और नैतिक बोध के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, शुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कर्तव्य और नैतिक बोध के लिए प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, वी शुड ओबे द लॉज, हमें कानून का पालन करना चाहिए। दूसरा है, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। शुड का अर्थ होता है ये, शुड का अर्थ होता है ये चाहना या चाहिए। ठीक है, तो जो शुड का प्रयोग है कर्तव्य और जो नैतिक बोध होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। शुड का प्रयोग और कहाँ होता है, शुड का प्रयोग किसी चीज़ को मान लेने के लिए भी होता है। किसी चीज़ को हम मान लेते हैं कि चलो ऐसा हो रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या मान लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से समझेंगे इसको भी, इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, यदि वर्षा होनी चाहिए तो वे नहीं आएंगे। जैसे हम सामने लोग कुछ बात बता रहे हैं, यदि वर्षा होनी चाहिए तो वे नहीं आएंगे, मतलब मान लेने के लिए कह रहे हैं, किसी चीज़ को मान लेने के लिए भी होता है। यदि वर्षा होनी चाहिए, हम मान रहे हैं मतलब, है ना, तो वे नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं वुड के प्रयोग पे। ठीक है, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग कहाँ होता है, वुड का प्रयोग विनम्र प्रार्थना के लिए या चाहने के लिए होता है। किसी भी चीज़ के लिए हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए वुड का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझेंगे हम इसे। एग्जाम्पल है, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, मतलब कृपया क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। हम किसी से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है, आई शुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, विनम्र प्रार्थना के लिए या चाहने के लिए होता है। हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, चाह रहे हैं हम ऐसा करें, तो यहाँ पर लिखा है आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ठीक है, हम वांट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं किसी चीज़ की, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया शुड और वुड का प्रयोग। ठीक है, अब हम आते हैं आउट टू के प्रयोग की ओर। आउट टू का प्रयोग, यह नैतिक बाध्यता या इच्छा व्यक्त करता है। आउट टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है उसको हम प्रकट करने की इच्छा के रूप में व्यक्त करते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वी आउट टू हेल्प हिम, उनकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है तो उनको देखकर हमारे मन में ऐसा लगता है, कुछ भी इच्छा होती है, तो जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, उनकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो जो आउट टू
आउट टू का प्रयोग होता है वह नैतिक बाध्यता या इच्छा को व्यक्त करता है। ठीक है। दूसरा है वी आउट टू लव द यंगर्स एंड द एनिमल्स। ठीक है। छोटों और जानवरों से प्रेम करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। मतलब नैतिक कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी को आउट टू के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। दूसरा है आउट टू का प्रयोग कहाँ पर होता है? आउट टू का प्रयोग प्रबल संभावना के लिए भी किया जाता है। अब प्रबल संभावना क्या है? एग्जाम्पल है सी आउट टू विन द रेस। वह रेस निश्चित ही जीत जाएगी। मतलब हम निश्चय शब्द जोड़ रहे हैं, जीत ही जाएगी, मतलब प्रबल संभावना को हम व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा है हीज वर्क आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस। उसका कार्य निश्चित एक महान सफलता होगी। ठीक है। हम किसी भी चीज़ की प्रबल संभावना को आउट टू के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। ये हो गया आउट टू का प्रयोग। ठीक। अब हम आते हैं मस्ट के प्रयोग पर। मस्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है? मस्ट का प्रयोग जरूरत या नैतिक बाध्यता को व्यक्त करता है। ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत है या हमारे नैतिक कर्तव्य है, इसको यह व्यक्त करता है। एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए। दूसरा है ऑन मस्ट वर्क और स्ट्राव। आवश्यक है कि काम करो या भूखे मरो। ठीक है। जो ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत है? काम करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आवश्यकता या ज़रूरत को ये व्यक्त कर रहा है। और ऊपर वाले वाक्य में जो अपनी नैतिक बाध्यता है, जो हमारा फर्ज है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है? ज़रूरत या नैतिक बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब मस्ट का प्रयोग और कहाँ पर होता है? मस्ट का प्रयोग पक्की संभावना के लिए भी होता है। यदि कोई सी भी प्रबल संभावना है, उसको भी व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल है ही मस्ट बी 70 नाउ। ठीक है। यहाँ पर प्रबल संभावना, अब वह निश्चित ही 70 के होंगे। ठीक है। यहाँ पर प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो 70 वर्ष के होंगे। अब आते हम यूज्ड टू का प्रयोग पर। यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पर होगा? यूज्ड टू उस आदत या हैबिट के लिए प्रयुक्त होता है जो छूट गई है। यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पर होगा? कोई सी हमारी आदत थी, हैबिट था, जो अब छूट गई है, वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है आई यूज्ड टू कम ऑन फुट बट नाउ आई कम बाई बाइसिकल। ठीक है। मैं पैदल आया करता था, लेकिन अब मैं साइकिल से आता हूँ। मतलब यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पर हुआ? जो उसकी आदत थी, कुछ हैबिट थी जो छूट गई थी, वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया है। ठीक है। आई यूज्ड टू कम ऑन फुट बट नाउ आई कम बाई बाइसिकल। ठीक है। ये हो गया आपका मस्ट का प्रयोग और यूज्ड टू का प्रयोग। ठीक है। अब हम आते हैं नीड का प्रयोग। नीड का प्रयोग कहाँ होता है? इसका भी प्रयोग ज़रूरत या बाध्यता के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ के लिए हम बाध्य हो रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए नीड का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल है ही नीड नॉट गो देयर। ठीक है। ही नीड नॉट गो देयर मतलब उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जाने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि काम हो गया है। मतलब कोई सा भी काम हो गया था, तो बोला जा रहा है कि उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट गो देयर। ठीक है। सेकेंड वाक्य में आते हैं नीड आई राइट टू हिम। क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है? ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो रहा है कि मैं जो लिख रही हूँ वो बेकार है, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न किया जा रहा है क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है? ठीक है। तो ये हो गया आपका नीड का प्रयोग। हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा वो और सारे हमारे स्पेशल वर्ब सारे हमने आज देख लिए हैं। और ये जो मॉडल्स अभी हमने पढ़े हैं, स्पेशल वर्ब पढ़े हैं, वो हम अलग से चैप्टर मॉडल्स का जब हम पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब आने वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच का, जो 5वां नंबर का भाग है हमारा एडवर्ब, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है।